हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो कर रहे हैं वो है कोरोना पे। एंड रीजन बीइंग कि एज अ टेंस्ड पेरेंट जब आप लोगों ने ये कमेंट किया और ये सजेस्ट किया ये वीडियो करना बनता है, क्योंकि अब स्कूल्स खुलने वाले हैं यहाँ यूएस में। और वर्स्ट पार्ट ये है फ्रेंड्स कि हमारे यहाँ पे जो स्कूल्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर रहे। तो ऋषि को स्कूल जाना पड़ेगा और वो हमें बहुत ही एक वरी कर दे रहा है। बहुत हम घबराए हुए हैं। कोशिश हमारी है कि ना खुले, पर पता नहीं क्यों, जबकि सिचुएशन कोई कंट्रोल में है नहीं, फिर भी स्कूल्स ने यही डिसाइड किया है कि वो खोलेंगे। बड़ी क्लासेस जो हैं वहां पे ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी, पर छोटे बच्चों के लिए शायद वो ऑप्शन देंगे कि आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो कर लो। पर कई जगह पे उन्होंने ये किया है कि एक आप मतलब कुछ दिन के लिए आप आओगे और बीच में कुछ दिन के लिए आप घर से ऑनलाइन करोगे। तो अलग अलग सिस्टम्स की हैं, पर मेन यही है कि जो बड़ी क्लासेस हैं उनकी ऑनलाइन कुछ नहीं होने वाला, बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा। और वो कह रहे हैं हमने बड़े प्रिकॉशंस लिए हैं, बच्चों को मास्क पहना के रखेंगे और डिस्टेंस रखेंगे उनका टीचर्स और एक दूसरे से। पर एज अ पेरेंट हम तो बहुत वरिड है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। और मैंने जब ऋषि से बोला कि मास्क पहनना पड़ेगा, उतारना मत, तो वो तो बहुत ही हो रहा है कि भाई मैं पूरा दिन कैसे मास्क पहनूंगा। और बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम खाली अगर स्टोर में ही जाते हैं और वहां पे कोई आधा एक घंटा भी होते हैं तो हमारी जान निकली हुई होती है मास्क पहन के। और खाली एक मास्क ही पहन के बच्चा जो है प्रोटेक्टेड नहीं हो सकता, क्योंकि आप जगह जगह चीजों को टच कर रहे हो। गलती से आपके हाथ जो है कभी आंख पे हो जाएंगे, मुंह पे हो जाएंगे। अब ऋषि को आदत बहुत है कि वो आइस को करता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो आइस को करेगा या मुंह को करेगा। तो जब अलग अलग जगह पे टच किया स्कूल में तो फिर क्या होगा। अब वहां पे उस वो तो नहीं है कि आप बोलो उसको बाबा तुम हैंड सैनिटाइज करो। बच्चे तो कभी भी इतना प्रिकॉशंस लेंगे नहीं, और कितना एक दूसरे से दूर रहेंगे। खेलना कूदना सब है, बातचीत करेंगे, सब करेंगे। तो मैं तो बहुत घबराई नहीं हूँ और पता नहीं अब क्या होगा। तो आज जो वीडियो आपने सजेस्ट किया देखने के लिए वो है हाउ कोरोना वायरस किल्स, ओ माय गॉड, मेडिकल 3D एनिमेशन। तो वीडियो तो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, नॉलेज देगा, पर काश ये वीडियो हम स्कूल्स वालों को भी दिखा के उनको भी बता सके। अब हम ये देखेंगे हम तो घबरा जाएंगे, और पर स्कूल वालों को ये जरूर देखना चाहिए ताकि उनको रियलाइज होए कि इट इज अ डेंजरस सिचुएशन और बच्चों को ऐसे रिस्क पे डाल रहे हैं। कई पेरेंट्स तो बहुत ईगर है, वो तो कह रहे हैं हम तो भेजेंगे स्कूल, पर पता नहीं हमारा तो मन नहीं मानता। हमारे को तो लगता है कि सेफ रहना चाहिए जितना रह सकते हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है आगे, वेट कर रहे हैं। जैसी स्कूल खुलेगा होप तो यही है कि शायद वो अपना डिसीजन जो है चेंज कर दें। मेरे को इसमें एक याद आया, एक डायलॉग था मूवी में जिसमें कहता है कि स्कूल में जाके ये झंडे गाड़ेगा। तो वही मुझे था कि ये जिस तरीके से ये कर रहे हैं कि नहीं आपको इन पर्सन ही जाना है, तो कौन से बच्चों ने वहां जाके झंडे गाड़ देने हैं कि इनको नहीं आना ही है, ये कोरोना वायरस हो रहा है, लोग मर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप स्कूल आइए झंडे गाड़िए। तो नहीं, मेरे ख्याल से कि रिमोट लर्निंग मेरे ख्याल से इस समय बेस्ट ऑप्शन है। मगर यहाँ पे स्कूल जो है नहीं दे रहे हैं बड़ी क्लासेस में, तो वो प्रॉब्लम है। बिल्कुल, और पेरेंट्स बहुत घबराए हुए हैं और कई जगह स्कूल्स खुल चुके हैं और वहां पे पेरेंट्स बता रहे हैं कि उनके बच्चों को हो गया कोरोना। एक मैं न्यूज देख रही थी, उन्होंने कहा कि हम पूरे प्रिकॉशन स्कूल ले रही है, पर जो मेरा बेटा है वो मेरे ख्याल से उनका भी बेटा मेरे ख्याल से 9th ग्रेड में है, और वो कह रहे हैं 9th ग्रेड में और गेम्स खेलता है, और कहते हैं वहां पे फील्ड में खेलता है, और कह रहे हैं वो ही टेस्टेड पॉजिटिव, वो टेस्ट पॉजिटिव हुआ है कोरोना पे, और सिचुएशन जो है उसकी खराब हो रही है। कह रहे हैं पहले ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही थी, अब हार्ट कंडीशंस भी हो रही हैं। तो बताओ, आप बताओ कि इज इट इतना सीरियस पढ़ाई है क्या, आप बच्चों को इतने डेंजर्स में डाल रहे हो। तो पता नहीं क्या होगा, पर चलो ये देखते हैं वीडियो, थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है कोरोना के केस में। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक और करना शेयर ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उनको भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिले। एंड यस फ्रेंड्स, जरूर प्रे करना कि कुछ हो के जाए ऐसा कि स्कूल वाले इवेंचुअली डिसाइड करें नहीं हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं, ताकि ऋषि और हम बाकी सारे बच्चे जो यहाँ यूएस में हैं वो सेफ हों। आप जरूर बताना है साथ में कि इंडिया में क्या सिचुएशन है। जहां तक मुझे सुनने में आया है अभी ऑनलाइन ही चल रहा है, तो आप लोग बहुत लकी हो, सच्ची में बहुत लकी हो। तो चलो फ्रेंड्स, मैंने तो अपने दुख दर्द आपके साथ बांट लिए हैं
और हो सकता है एंड ऑफ द वीडियो में फिर से बांटूं क्या करें, एज अ पेरेंट बहुत वरिड है। तो चलो पहले वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद करेंगे थोड़ी और गपशप। इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से मेनली हम यही सीखेंगे कि एक बार कोरोना वायरस शरीर के अंदर एंटर कर गया, उसके बाद ये इंसान को कैसे मारता है, यानी कि हाउ कोरोना वायरस किल्स। हमें दिखाई दे या नहीं, पर जब कोई इंसान खांसता है तो उसके मुंह और नाक से करीबन 3000 सलाइवा ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, और जब इंसान छींकता है तो करीबन 40,000 ड्रॉपलेट्स निकलती हैं। अब चौंकाने वाली बात यह है कि इस एक सलाइवा ड्रॉपलेट में, यानी कि इस एक थूक की बूंद में करीबन 20 लाख कोरोना वायरस तक होते हैं, और जब ये ड्रॉपलेट्स निकलती हैं तो करीबन 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 मीटर दूर तक जा सकती हैं। इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखो। पर सवाल ये है कि क्या कोरोना वायरस हवा में फ्लोट कर सकता है? इसके 2 जवाब हैं। पहला जवाब है हाँ, कोरोना वायरस हवा में तैर सकता है, पर एक स्पेशल केस में। वो ऐसे कि हमें दिखे या ना दिखे, लेकिन हमारे चारों तरफ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अब कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड इंसान जैसे ही ड्रॉपलेट्स निकालेगा, ये ड्रॉपलेट्स इन छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स पर जाकर बैठ जाती हैं और वहाँ पे 2 से 3 घंटे तक रह सकती हैं। अब जैसे ही कोई और इस जगह से गुजरेगा तो पूरे चांसेस हैं कि इन ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लेगा और इन्फेक्टेड हो जाएगा। क्या कोरोना वायरस हवा में तैरता है? इस सवाल का दूसरा जवाब है ना, कोरोना वायरस हवा में नहीं तैरता, क्योंकि वैज्ञानिकों को अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि कोरोना वायरस एक इंसान में से निकलकर बहती हवा के साथ उड़ता हुआ आसपास हर जगह में फैल जाए। कोरोना वायरस सिर्फ ड्रॉपलेट्स के थ्रू ही फैलता है। कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड आदमी से निकल के जो ड्रॉपलेट्स डस्ट पार्टिकल्स पर नहीं टिक पाती, वो आसपास के सरफेसेस पर आके टिक जाती हैं। जैसे कि कोरोना वायरस ग्लास पे 96 घंटे तक रह सकता है, प्लास्टिक और स्टील पे 72 घंटे तक रह सकता है, कार्डबोर्ड पे 24 घंटे तक, एक्सेट्रा। अब जैसे ही कोई नॉन इन्फेक्टेड आदमी ऐसे सरफेस को टच करके अपने आंख, नाक या मुंह पे हाथ लगाएगा तो कोरोना वायरस उसकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। ये समझने के लिए कि कोरोना वायरस हमारे शरीर को इन्फेक्ट कैसे करता है, पहले आपको ये समझना होगा कि लंग्स हमें सांस लेने में हेल्प कैसे करते हैं। हर इंसान के पास 2 लंग्स होते हैं। इसे बोला जाता है विंड पाइप, यानी कि सांस लेने की नली। आपके लंग्स तक पहुंचते पहुंचते ये विंड पाइप 2 हिस्सों में, या यूं कह लो कि 2 ट्यूब्स में बढ़ जाता है। इन हिस्सों को बोला जाता है ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई आगे और छोटी छोटी ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं, जिसे बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स। अब जैसे ही आपने सांस ली, ऑक्सीजन इस विंड पाइप से होती हुई फिर इन 2 ब्रोंकाई से होती हुई इन अनेकों ब्रोंक्यूल्स में पहुंच जाती है। इसके बाद असली खेल शुरू होता है। इन ब्रोंक्यूल्स के भी एंड में, यानी कि इधर होती है एल्वियोलाई। यही है वो जगह जहां पे अपनी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है। आइए देखते हैं कैसे। जो ऑक्सीजन ब्रोंक्यूल्स में पहुंच चुकी थी, अब वो और आगे बढ़ती हुई एल्वियोलाई में एंटर करेगी। अपने दोनों लंग्स में टोटल 60 करोड़ एल्वियोलाई होती हैं और ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। फ्लेक्सिबल मतलब जब हम सांस लेते हैं तो ये एल्वियोलाई इन्फ्लेट यानी कि फूल जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये एल्वियोलाई डिफ्लेट यानी कि सिकुड़ जाती है। सांस अंदर तो इन्फ्लेट, सांस बाहर तो डिफ्लेट। अब होता यह है कि ये एल्वियोलाई पूरी तरह से कैपिलरीज से यानी कि कोशिकाओं से घिरी हुई होती है। ये वो ही कोशिकाएं हैं जिनमें हमारा खून बहता है। खास बात यह है कि इस एल्वियोलाई और कैपिलरी की बाउंड्री इतनी हद से ज्यादा पतली होती है कि इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी आर पार क्रॉस कर सकते हैं। अब ध्यान से समझना, बॉडी में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 थी, वो कैपिलरी से एल्वियोलाई में आई और सांस छोड़ते वक्त शरीर से बाहर चली गई। और एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन यानी कि O2 हमने अंदर ली थी, वो इन कैपिलरीज के द्वारा हार्ट में चली जाती है और फिर बाकी शरीर में। CO2 कैपिलरी से एल्वियोलाई में और फिर बाहर, एंड O2 एल्वियोलाई से कैपिलरीज में और फिर शरीर के अंदर। खैर, अब आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा कि हमारा पूरा शरीर सेल से ही बनता है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि ये एल्वियोलाई जो हमारे लंग्स की एंडिंग है, वो भी सेल से ही बनी है। ये ब्रोंक्यूल्स भी सेल से बने हैं, ये ब्रोंकाई भी सेल से बनी है। लंग्स, विंड पाइप, स्टमक, ब्रेन वगैरह सब सेल से बना है। अगर इस जगह बहुत ज्यादा जूम इन कर दिया जाए तो जिस सेल की हम बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसा होता है। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट है। हमारा शरीर ऐसे 37 लाख करोड़ सेल्स से मिलकर बना है। इसमें बाहर की तरफ ये सेल मेम्ब्रेन यानी कि एक प्रकार की बाउंड्री होती है। सारा खेल इस सेल मेम्ब्रेन में घुसने का है।
अगर ये कोरोना वायरस इस सेल मेम्ब्रेन में घुस गया तो फिर वो अपनी करोड़ों कॉपीज बना लेगा और इंसान को इन्फेक्ट कर देगा। अब ध्यान से समझो कि कोरोना वायरस सेल में घुसता कैसे है। मैक्सिमम केसेस में ये कोरोना वायरस इन लंग्स की बाउंड्री वाले सेल्स पर ही अटैक करता है। क्यों? ऐसा क्यों? हाथ के सेल्स में नहीं, पैर के सेल्स में नहीं, ब्रेन के सेल्स में नहीं, सिर्फ लंग्स की बाउंड्री वाले सेल में ही क्यों? क्योंकि लंग्स की बाउंड्री वाले सेल में ACE2 रिसेप्टर पाया जाता है। अब जैसे कोरोना वायरस के ऊपर ये कांटे लगे हुए होते हैं, वैसे ही लंग्स की बाउंड्री वाले सेल्स के ऊपर भी कांटे लगे हुए होते हैं। कोरोना वायरस वाले कांटों को स्पाइक प्रोटीन बोला जाता है और सेल्स के ऊपर लगे कांटों को ACE2 रिसेप्टर बोला जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये कोरोना वायरस पे जो स्पाइक प्रोटीन है वो चाबी है और सेल पर जो ACE2 रिसेप्टर है वो ताला है। यही कारण है कि कोरोना वायरस हाथ के सेल्स में नहीं, पैर के सेल्स में नहीं, ब्रेन के सेल्स में नहीं, सिर्फ लंग्स की बाउंड्री वाले सेल्स पर ही अटैक करता है, क्योंकि हाथ, पैर, ब्रेन के सेल्स में ACE2 रिसेप्टर नहीं पाया जाता। और जो इस कोरोना वायरस की चाबी का सही ताला है वो लंग्स के सेल पे ही है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। इसका मतलब सेल के आसपास प्रेजेंट सभी चीजें सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकती, पर कोई कोई कर सकती हैं। जैसे न्यूट्रिएंट सेल के बाहर से अंदर जा सकते हैं और सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बाहर जा सकता है। अब जैसे ही सेल के ACE2 रिसेप्टर पर ये कोरोना वायरस जाके लॉक हो जाता है, वैसे ही सेल को लगता है ये फ्रेंडली चीज है और सेल एंट्री अलाउड कर देता है। बस यहीं से तबाही शुरू। अब कोरोना वायरस अपना RNA डायरेक्टली सेल के अंदर ट्रांसफर कर देगा और पूरे सेल को हाईजैक कर लेगा। आसान भाषा में कहूं तो कोरोना वायरस सेल को बोलेगा कि जो भी काम तू कर रहा था वो बंद कर और जो काम मैं बताता हूं वो कर, मेरी कॉपीज बना। ये जो कोरोना वायरस का RNA है, इसके जीनोमिक कोड्स के अंदर कॉपीज बनाने की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब कुछ ही दिनों में हमारा बॉडी सेल कोरोना वायरस की लाखों करोड़ों कॉपीज बना देगा और कम स्पेस होने की वजह से प्लस दूसरे कारणों की वजह से खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब मान लीजिए कोरोना वायरस इंसान की बॉडी में 1 तारीख को एंटर किया, तो सबसे पहली बार इन्फेक्शन फैलाने में, या यूं कह लो कि ये सबसे पहला सेल डिस्ट्रॉय होकर कोरोना वायरस की करोड़ों कॉपीज बनने में 2 से 10 दिन तक लग सकते हैं। इसी समय को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि कोरोना वायरस इतनी तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। यानी कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपके सामने खड़े इंसान की बॉडी में कोरोना वायरस ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि अभी वो बुखार या और सिम्टम्स शो नहीं कर रहा, या यूं कह लो कि वो अभी इंक्यूबेशन पीरियड में है, तो आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है और आप 1 मीटर की दूरी बनाए बिना ही उससे इंटरेक्ट कर रहे हो। अब जैसे ही ये सेल ब्लास्ट होगा और लाखों कोरोना वायरस और जन्म लेंगे, तो हमारा इन्नेट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। वो इन सभी कोरोना वायरस को मारने में लग जाएगा। याद रहे कि आपको कोविड-19 में बुखार भी इसलिए होता है क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस से लड़ रहा है और लड़ते लड़ते वो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देना ताकि वायरस मर जाए एक्सेट्रा। अब जो यंग लोग कोरोना वायरस से रिकवर कर रहे हैं, उसके पीछे की साइंस समझते हैं। जब ये कोरोना वायरस और इम्यून सिस्टम की लड़ाई हो रही होती है, उस टाइम हमारा एडवांस्ड इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं। वो फिर फटाफट से एंटीबॉडीज रिलीज करना शुरू कर देता है। ये एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स पर जाके कनेक्ट हो जाती हैं। अब कोरोना वायरस फंस गया क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम ने उसकी सभी चाबियों पे गलत ताला कनेक्ट कर दिया। इससे कोरोना वायरस सेल के ACE2 रिसेप्टर पर कनेक्ट नहीं हो पाएगा और सेल के अंदर एंटर करके अपनी और कॉपीज नहीं बना पाएगा। चलो वो सब तो ठीक है, पर ये जो इतने सारे कोरोना वायरस ऑलरेडी बन चुके हैं, इनका क्या होगा? इनका ये होगा कि जैसे ही इन पे एंटीबॉडीज कनेक्ट होंगी तो हमारे मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाएंगे। मैक्रोफेजेस एक प्रकार के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो इम्यून सिस्टम का पार्ट है। मैक्रोफेजेस वहां जाएंगे जहां एंटीबॉडीज होंगी और एंटीबॉडीज के साथ कोरोना वायरस को भी इंसर्ट कर लेंगे। खास बात यह है कि ये एंटीबॉडीज सिर्फ एक कोरोना वायरस से नहीं बल्कि एक से ज्यादा कोरोना वायरस से कनेक्ट हो सकती हैं, जिससे मैक्रोफेजेस कोरोना वायरस को बल्क में खा पाएंगे। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि जब हमारा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम ऐसी एंटीबॉडीज बनाकर कोरोना वायरस की चाबियों पे कनेक्ट कर सकता था, तो उसने एकदम शुरुआत में सबसे पहले वाले कोरोना वायरस पे ही कनेक्ट क्यों नहीं कर दी? वो इसलिए क्योंकि इन एंटीबॉडीज को बनाने में टाइम लगता है। जो हमारा एडवांस्ड इम्यून सिस्टम है वो पहले इस कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को समझता है, उसके बाद उसी हिसाब से एंटीबॉडीज बनाता है। कोरोना वायरस का फैटेलिटी रेट एल्डरली लोगों में ज्यादा है और यंगर लोगों में कम। ऐसा इसलिए है क्योंकि एल्डरली लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है।
लेकिन इम्यून सिस्टम कमजोर होने का मतलब क्या? इम्यून सिस्टम कमजोर होने का मतलब ये है कि बड़े बूढ़े लोगों में ये एंटीबॉडीज उतनी मात्रा में नहीं बन पाती जितनी जरूरत है। अगर आपने इस पूरे सिस्टम को थोड़ा भी ध्यान से समझा होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयां, आपको वैक्सीन का वर्किंग मैकेनिज्म भी समझ में आ चुका है। अगर अभी भी नहीं समझ आया है तो आसान भाषा में समझ लो, बहुत इजी मैकेनिज्म है। ये आप अच्छे से जान चुके हो कि सारा खेल कोरोना वायरस की चाबी यानी कि स्पाइक प्रोटीन पे गलत ताला यानी कि एंटीबॉडीज कनेक्ट करने का है। अब होगा ये कि जैसे ही शरीर में वैक्सीन डाली जाएगी वो इम्यून सिस्टम को कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन का एडवांस्ड जीनोमिक कोड दे देगी। आसान शब्दों में कहूँ तो वो इम्यून सिस्टम को बता देगी कि फ्यूचर में इस प्रकार का वायरस शरीर में अटैक कर सकता है, उसके लिए इस प्रकार की एंटीबॉडीज बनती हैं, वो तैयार रखना। अब जैसे ही शरीर में कोरोना वायरस एंटर करेगा तो इससे पहले कि वो सेल में घुस के अपनी कॉपीज बनाए, इम्यून सिस्टम तुरंत एंटीबॉडीज रिलीज करेगा जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर जाके कनेक्ट हो जाएगी। कोरोना वायरस होने से हमें बुखार क्यों होता है वो तो समझ में आ गया, लेकिन कोरोना वायरस होने से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम क्यों होती है ये अभी तक समझ नहीं आया। आपको याद है मैंने बताया था कि कोरोना वायरस सेल को हाईजैक करके जब अपनी बहुत सारी कॉपीज बना लेता है तो सेल एक लिमिट के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसे ही लाखों सेल्स डिस्ट्रॉय होने से प्लस इम्यून सिस्टम और कोरोना वायरस की लड़ाई से अपने फेफड़ों में पस इकट्ठा हो जाता है। ये पस एल्वियोलाई में इकट्ठा होता है। अब जैसा आपने देखा कि एल्वियोलाई ही अपने शरीर में एकमात्र ऐसी जगह है जहां कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज से एल्वियोलाई में आके बाहर जाती है और ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कैपिलरीज में आके हार्ट के अंदर जाती है। लेकिन अगर बीच में पस आ जाएगा तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज नहीं होगी, इसलिए सांस फूलती है और कई केसेस में इंसान दम भी तोड़ देता है। जो हमारे सलाइवा की ड्रॉपलेट है इसका 98% कंपोजिशन वाटर ही है, यानी कि ये लगभग पानी से ही बनी होती है। कोरोना वायरस अगर पानी से मरता होता तो सलाइवा में ही मर जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ पानी से हाथ धो लेने से कोरोना वायरस नहीं हटेगा। सैनिटाइजर कोरोना वायरस की इस आउटर लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है। 3D एनिमेशन के द्वारा किसी भी टॉपिक को समझाना बहुत आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स वाकई वीडियो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मतलब नॉलेजेबल, और जिस तरह से वो 3D से बताया कोई भी समझ सकता है। अब मेरे जैसे को भी समझ में आया एग्जैक्टली क्या होता है। एनीवे मैं तो हूँ इंटेलिजेंट, ऐसी कोई बात नहीं है, पर ये देखकर मेरे तो और घबराहट शुरू हो गई है कि इतना वो मतलब स्ट्रॉन्ग है, इतना डिस्ट्रॉय कर सकता है अपनी बॉडी को। स्कूल क्यों खुल रहे हैं? मेरी तो यही टेंशन है कि स्कूल ना खुलें, कुछ करो कुछ करो। आप सजेस्ट करना, हस्बैंड इसके ऊपर बात कर लेंगे, पर आप मुझे सजेस्ट करो क्या करें क्या करें। कोई आइडियाज है, कुछ बताओ क्या हो पॉसिबल है, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। हो सकता है कोई ऐसा आपका आइडिया हो जो हमें स्ट्राइक नहीं हुआ हो और वो यूज करने से कुछ हो जाए। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत अच्छा था, बहुत नॉलेजेबल था। मेरे ख्याल से सबको ये देखना चाहिए पता करने के लिए कि एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे अफेक्ट हो रहा है, और जब आपको वैक्सीन मिलेगी तो वो वैक्सीन किस वे से वर्क करके कैसे इसको जो है कोरोना को डिफीट करती है। अमेजिंग वीडियो, मार्वेलस। सो काफ़ी अच्छा वीडियो था। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पूरा मैकेनिज्म बताया है कि किस तरीके से कोरोना वायरस अटैक करता है और वो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। टेम्परेचर बॉडी का राइज तो हमेशा होता है, जब भी आपके अंदर कोई एलियन बॉडी जाती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है इन ऑर्डर टू थ्रो दैट एलियन बॉडी आउट। मगर जो भी है पॉइंट इसका ये है कि अब क्या करना चाहिए। अब एक ये बात और है कि साइंटिस्ट को पता लगा था कि अराउंड 40% ऑफ द जनता जो है, 40% ऑफ द पब्लिक है, वो ऑलरेडी इन्फेक्ट होके ठीक हो चुकी है। तो क्यों उनको लगा? क्योंकि उन्होंने रैंडम लोग लिए, उनको बोला टेस्ट करके देखते हैं कि आपके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं, और उनके अंदर एंटीबॉडीज़ पाए गए थे। तो इसका मतलब ये था कि काफ़ी लोग जो अभी ठीक हैं, इट इज़ पॉसिबल कि किसी समय पे वो थोड़े से इन्फेक्ट हुए थे और थोड़े से इन्फेक्ट होने के बाद उनकी बॉडी ने फाइट किया, एंटीबॉडीज़ आ गए हैं, या पहले जो सार्स की डिज़ीज़ आई थी उस सार्स की डिज़ीज़ से जेनेटिक बॉडी को पता चल चुका था कि वो कौन सा एलिमेंट है और कैसे एंटीबॉडी बनानी है। जैसे उन्होंने कहा था ना कि अब वैक्सीन जो है आपको बताएगी कैसे एंटीबॉडी बनाने हैं जिससे आप रेडी रहें। तो कुछ लोगों को प्रीवियसली जो सार्स से इन्फेक्शन हुई थी या उस वक्त सार्स की H1N1 की उनको वैक्सीन दी थी, तो उनके पास कुछ सिमिलैरिटी थी।
तो उन लोगों में क्या हुआ कि जब ये कोरोना वायरस का अटैक आया, उनकी बॉडी को ऑलरेडी पता था क्या करना है और जल्दी से उसने प्रोड्यूस किया और वो लोग बच गए। तो काफ़ी हद तक कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे कहा जा रहा है अभी 40% पीपल जो इन्फेक्ट हुए थे, मगर उनको सिर्फ नॉर्मल कॉफ एंड कोल्ड की तरह, उनको कईयों को तो पता ही नहीं चला कि उनको लगा कि उनको पता नहीं चला कब इन्फेक्ट हुए, कब ठीक हुए, उनको पता नहीं चला। कईयों को कॉमन कोल्ड टाइप हुआ, जैसे कॉमन कोल्ड होता है, थोड़ा जुकाम खांसी हुई, फिर वो ठीक हो गए, थोड़ा सा माइल्ड बुखार हुआ 99 तक, फिर बुखार भी चला गया, एक दिन के लिए बुखार था, कुछ नहीं हुआ, एक दिन थोड़ी मसल्स में दर्द हुई, उनको लगा एक्सरसाइज की, अगले दिन मसल्स में ख़त्म होगी। तो वो लोग थे जिनको एट सम पॉइंट H1N1 की वैक्सीन मिली है या H1N1 से उनकी बॉडी फाइट कर चुकी है और H1N1 से जीत चुकी थी, तो अभी उनकी बॉडीज़ ने आराम से डील कर लिया। ओल्डर लोग हैं, उनमें टाइम लग रहा है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने का, और तब तक जो है पूरी पस आ जाती है लंग्स में और वो मर जाते हैं। तो मतलब काफ़ी इस पर रिसर्च हो चुकी है, मगर अब जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे आप, एक थ्योरी ये भी है कि अगर आप थोड़े से इन्फेक्ट होते हैं तो बॉडी थोड़े से एंटीबॉडी बनाती है, जीत जाती है, फिर रेडी हो जाती है सॉर्ट ऑफ। किसी को बहुत ज़बरदस्त अगर अटैक हुआ बहुत सारे कोरोना वायरस का, मान लीजिए किसी का कोरोना वायरस है और वो बहुत किसी पे छींक रहा है और वो उस एरिया में गिरा जहाँ क्राउड्स हैं, इतनी ज़बरदस्त कोरोना वायरस की इन्फेक्शन हुई कि बॉडी टाइम पे एंटीबॉडी नहीं बना पाई, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। मगर अगर किसी इंसान को थोड़ा इन्फेक्ट हुआ और वो उसकी बॉडी रेडी होती गई तो वो कर पा रही है। मगर ये सब जो है यंगर जनरेशन में है। तभी एक फ़ायदा ये था कि इंडिया में यंगर जनरेशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया में यंगर लोग बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू यूएस में यंगर जनरेशन बहुत कम है, इटली में यूएस यंगर जनरेशन कम है। तो जहाँ जहाँ एजड पॉपुलेशन है, जब आप यूएस में आते हैं तो आपको मैक्सिमम यंगर लोग कम नज़र आएंगे और 40+ लोग ज़्यादा नज़र आएंगे। मगर इंडिया में जाते हैं तो यंगर, तो उस जनरेशन ज़्यादा है, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है कि यंगर जनरेशन फ़ाइट कर पा रही है, ओल्डर नहीं कर पा रही, और वो लोग जो पहले फ़ाइट कर चुके हैं डिजीज़ से उनको फ़ायदा हो रहा है। तो नेट रिज़ल्ट यही है कि अभी जिन लोगों के स्कूल खुल गए हैं, अगर काफ़ी बच्चे इन्फेक्ट होते हैं तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जो है हो सकता है डिसाइड करे कि नहीं अभी और पोस्टपोन किया जाएगा। मगर उससे जो बच्चे चले गए उनको तो हार्म हो गया है। अब ये पहले कहा करते थे कि बच्चों को कम हार्म होता है, मगर अभी काफ़ी बच्चे नज़र आ रहे हैं जो जिनको डिजीज़ हो रही है और वो नहीं सहन कर पा रहे और मर रहे हैं। तो ये रिस्क तो बहुत ही डेंजरस है। आई होप कि जो भी गवर्नमेंट है वो अपना स्टडी करे और पॉलिटिक्स में ना पड़ जाए, क्योंकि एक तो पॉलिटिक्स की चीज़ है, जिस पॉलिटिक्स बोल रही है जितना वो लोगों को स्कूल में नहीं आने देंगे तो पॉलिटिशियंस को लगता है कि हमारे लिए कोई वोट नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि लोग बोलेंगे तुमने सॉल्व नहीं की प्रॉब्लम, कि तुम्हारे होते हुए कोरोना वायरस आया, तुमने सॉल्व नहीं की, हमारे बच्चों को स्कूल नहीं जा पाए, तो उनको लगता है कि उनकी वोटिंग कम होगी, उनको वोट कम मिलेंगे। मगर मेरे हिसाब से ये अभी पॉलिटिक्स का समय नहीं है। गवर्नमेंट्स को देखना चाहिए जो सेफेस्ट रूट है वही करना चाहिए, मैंडेट बनाना चाहिए, फोर्स करना चाहिए कि हर स्कूल को ऑनलाइन एजुकेशन देनी पड़ेगी। अगर कोई चाहे तो उनको ऑप्शन देनी चाहिए, देखिए भाई आपको ऑनलाइन चाहिए कि इन पर्सन चाहिए, आप डिसाइड करिए और आप पिक करिए और वो ऑप्शन आपकी है। ऐसा ही होना चाहिए हर जगह पर। अभी हुआ नहीं है, यूएस में नहीं हुआ, मुझे पता नहीं है इंडिया में क्या उन्होंने किया है, ऐसा नहीं किया तो आप लोग कमेंट्स में बताइए कि क्या हर स्कूल ने ऐसा कर दिया है कि आपके पास चॉइस है, आप डिसाइड करिए कि आप इन पर्सन करना चाहते हैं कि आप रिमोट करना चाहते हैं, और जो चाहेगा उसकी स्कूल केटर टू करेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम स्कूलों में ऐसा है कि थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन कराएंगे 1 वीक या उसके बाद जो है इन पर्सन शुरू हो जाएगी, और उसी का डेंजर कई स्कूलों में तो अभी शुरू हो चुकी है इन पर्सन, और जहाँ जहाँ इन पर्सन शुरू हुई है वहाँ पे काफ़ी लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आई होप कि गवर्नमेंट डिसीजन करे कि आप चूज़ करिए कि आप क्या चाहते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, तो आप भी अपने आइडियाज़ और कोई एडवाइजेस हो तो ज़रूर शेयर करना, बिकॉज एज अ कंसर्न पेरेंट हम तो बहुत फिक्रमंद हो रहे हैं, क्योंकि स्कूल्स मेरे ख्याल से 1-2 वीक में अब शुरू हो जाने वाले हैं, तो बहुत घबराहट हो रही है। हमने तो इतनी प्रिकॉशंस लिए, घर में बैठे रहे हैं, अब वो कहते हैं आ जाओ, और वो भी बच्चों को बुला रहे हैं, या तो मेरे को साथ में भेज दे।
तो मैं तो उसका हाथ सैनिटाइज कराती रहूं, पर क्या करें, बच्चे तो बच्चे हैं, दे विल नॉट, वो इतनी रिस्ट्रिक्शंस कहाँ फॉलो करेंगे, कहाँ ध्यान रखेंगे। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, एक बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है, तो सोच के बताना आपको क्या लगता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।